कितनी तरह के होते हैं हाइब्रिड फंड, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं, नाम देखिए बड़ा ध्यान समझिएगा क्योंकि पूरे शो के दौरान हम लोग एक एक करके इस पर चर्चा भी करेंगे। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो गए यहाँ पे, इसके अलावा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हो गए, इक्विटी सेविंग फंड्स हो गए, आर्बिट्राज फंड आप बार बार सुनते होंगे कई बार शो के, तो हमने इसके ऊपर शोज भी किए यहाँ पे, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, डायनामिक एसेट एलोकेशन यहाँ पे, और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और बैलेंस हाइब्रिड फंड। तो ये तमाम फंड्स हैं आपके सामने हम लोगों ने रखे, क्योंकि निवेशक जो थे इन तमाम फंड्स के बीच में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके की यहाँ पे सलाह लेनी चाहिए। तो हर एक चीज़ का बारीकी से हम इस शो में विश्लेषण करेंगे यहाँ पर। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और ये फंड किस तरह से काम करते हैं? हर्ष, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी है जब भी आप अपना एक पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हैं। सेबी कैटेगराइजेशन में अगर हम जाएंगे तो हाइब्रिड कैटेगरी में 7 सब कैटेगरीज है। ठीक है, जैसे ही आपने स्टार्टिंग में भी थोड़ा डिफाइन किया है, मैं थोड़ा और एलैबोरेट करके बात करूंगी। सबसे पहली आती है कॉन्जर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसमें क्या होता है, 10 to 25% जितना है, मैक्सिमम 25, मिनिमम 10% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है और जनरली ये लार्ज कैप बेस्ड होता है। एंड 75 to 90% जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, पब्लिक बॉन्ड्स हो गया, प्राइवेट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मोटा मोटी जो हम कहते हैं। तो ये एक ब्रिलियंट कैटेगरी है। बेसिकली जब भी आप फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में टैक्स एफिशिएंसी देखते हैं तो ये मेरी एक फेवरेट कैटेगरी है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। दूसरी कैटेगरी है बैलेंस हाइब्रिड फंड। मान लीजिए कि आप अपना मन नहीं बना पा रहे हो, मुझे इक्विटी में रिस्क लेना है या डेट में ही रहना है, तो ये एक बहुत बढ़िया कैटेगरी है बैलेंस हाइब्रिड। इसमें 40 to 60% इक्विटी होता है एंड 40 to 60% डेट तक होता है। तो ये 10-20% जो है फंड मैनेजर कॉल होता है कि ज़्यादा वो इक्विटी में रहना चाहते हैं या डेट में रहना चाहते हैं। ये भी एक बढ़िया कैटेगरी है अगर आप आज निवेश शुरू करना चाहते हैं और डेट और हाइब्रिड में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तीसरी कैटेगरी जो है वो है अग्रेसिव हाइब्रिड। ये एक कैटेगरी है जो पहले के ज़माने में यही हुआ करती थी और हम कहते थे अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और आपको प्योर इक्विटी से डर लगता है तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में आइए, जिससे कि आपको इक्विटी का एक एक्सपीरियंस मिलेगा प्लस आपको डेट का भी एक्सपीरियंस रहेगा। इसमें परसेंटेज जो है 65 to 80% इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो हम कहते हैं, एंड 20 to 35% जो है वो डेट में होता है। डेट ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है आपके पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि जब भी हम वॉलेटाइल मार्केट देखते हैं कि मार्केट बहुत नीचे जा रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपके पोर्टफोलियो में डेट होता है या हाइब्रिड होता है तो ये कैटेगरी बहुत बढ़िया तरीके से प्ले होती है आपके पोर्टफोलियो के लिए। ये पहली 3 है जो ट्रेडिशनल फॉर्म में प्योरली बिलीव करती है कि ये आपको शुरुआत करने के लिए, अगर आपकी जर्नी, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और इक्विटी से डर लग रहा है, तो ये 3 कैटेगरी में से आप चूज कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड, जो ये हम बात करते हैं। इंडस्ट्री में बैलेंस एडवांटेज फंड का वेरियस डेफिनेशंस है जिस तरीके से वो स्कीम्स मैनेज होती है। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो फंड मैनेजर कॉल लेता है कि हमें इक्विटी से निकल के डेट में एलोकेशन ज़्यादा करनी है क्योंकि मार्केट गिर सकता है, और वाइसा वर्सा अगर मार्केट नीचे जा रही है तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो ये एक ब्रिलियंट कैटेगरी है अगर आपको टाइम नहीं करना है कि मुझे निकलना है, इन्वेस्ट करना है। फिर आता है जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट कैटेगरी थी, मल्टी एसेट एलोकेशन। इसके बारे में हमने हमने ही इतनी बार शो किए है आपके साथ। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन जो है, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि इक्विटीज विल नॉट डू गुड, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो गोल्ड है, सिल्वर है, कमोडिटीज है, या इक्विटीज है जो लार्ज कैप साइट में है विद डेट एंड आर्बिट्राज, तो ये ब्रिलियंट कैटेगरी है। अगर आप निवेश शुरू करना चाहते हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर की भी एलोकेशन चाहिए, तो मल्टी एसेट फंड ये बहुत बढ़िया कैटेगरी रहती है निवेश शुरू करने के लिए और डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करने के लिए। फिर आती है आर्बिट्राज फंड। हर्ष, ये बहुत ही अंडररेटेड कैटेगरी है इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में। हम बहुत एनकरेज करते हैं कि आप आर्बिट्राज फंड में एलोकेशन लीजिए, बिकॉज पार्किंग मनी है आपको पता है कि 3 या 6 महीने के बाद आपको शायद पैसे लगेंगे या नहीं भी लगेंगे। तो ये इक्विटी टैक्सेशन देता है विथ एक्सपोजर
टू इक्विटी, डेट एंड आर्बिट्राज। बेसिकली ये अगर कैश मार्केट में पोजीशन लेता है तो डेरिवेटिव में सेल करता है, तो आपकी प्रिंसिपल नेगेटिव होने की चांसेस बहुत कम रहती है। प्लस आपका जब भी मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, आर्बिट्राज फंड ज़्यादा रिटर्न्स तभी देते हैं। तो ये एक ब्रिलियंट कैटेगरी है टेम्पररी पार्किंग के लिए, विच इज़ बियॉन्ड 3 मंथ्स प्लस। एंड आखिरी कैटेगरी है इक्विटी सेविंग्स। तो जैसे मैंने फर्स्ट कैटेगरी बताई थी, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और ये इक्विटी सेविंग, ये दोनों सिमिलर लाइंस पे चलती है, जहां पर इक्विटी, डेट एंड डेरिवेटिव ये तीनों चीज़ें में इन्वेस्ट होती है। इक्विटी सेविंग्स इसे हम कहते हैं। तो इसे भी जब आप 15 से 18 महीने निवेश करना चाहेंगे तो ये कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है मैम, ओके। मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया व्यूअर्स को कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग हाइब्रिड फंड्स में पैसा कितना इक्विटी में जाता है, कितना डेट में, कितना अदर इंस्ट्रूमेंट्स में। मैम इन फंड्स में इक्विटी और डेट के बीच कैसे तालमेल बिठाया कैसे जाता है? दिव्या, ये एक क्या कहते हैं, एकदम फायर क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हमें पूछा जाता है कि इक्विटी में कितना निवेश करें, डेट में कितना करें या मल्टी एसेट में कितना करें, ये एक सिंपल आंसर नहीं होता है। ये एक टेलर मेड आंसर रह सकता है, क्योंकि शायद हर्ष की रिक्वायरमेंट अलग होगी और आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो आपको अपने गोल्स के हिसाब से निवेश करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गोल्स के हिसाब से निवेश नहीं करोगे तो प्रॉब्लम रहेगा कि इक्विटी ज़्यादा कर लिया और डेट किया ही नहीं और मार्केट गिर रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कैसे बिहेव करोगे। और मान लीजिए कि डेट में ही निवेश किया, इक्विटी में किया ही नहीं, तो मार्केट की रैली हो गई, तो आपको फोमो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको अपने एडवाइजर के साथ बैठ के अपनी रिस्क कैटेगरी को समझना है और उस हिसाब से निवेश करना है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, क्योंकि इतनी सारी कैटेगरीज हैं, एग्रेसिव है, यहाँ पर कंजर्वेटिव है, इक्विटी सेविंग फंड है, आर्बिट्राज फंड है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इनमें से कौन सा फंड किसके लिए सही रहेगा? हर्ष, जैसे मैंने दिव्या के क्वेश्चन को भी यही कहा कि जब भी आप फर्स्ट टाइम निवेश करना चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड कैटेगरी चूज करनी चाहिए। अब हाइब्रिड में अगर 7 पार्ट्स हैं तो उसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो आपको अपना टाइम होराइजन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो टाइम होराइजन में जैसे आप कहते हैं कि मैं 1 ईयर एफडी करना चाहती हूँ, तो हम कहते हैं कि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जाइए और इक्विटी सेविंग्स या तो आर्बिट्राज चूज कीजिए। अगर आपको वॉलेटिलिटी से बहुत डर लगता है तो आर्बिट्राज सबसे बेस्ट कैटेगरी आपके लिए है 6 महीने से ऊपर निवेश करने के लिए। आप अगर मालूम है कि शायद पैसा लगे भी या नहीं भी लगे तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड चूज कीजिए। 3 या 5 साल के लिए अगर चाइल्ड एजुकेशन का पैसा है जो 3 से 5 साल में लगेगा, तो वो अग्रेसिव हाइब्रिड में जाना जरूरी है कि 5 साल से ऊपर वो पैसा निवेश होगा। फिर हम बात करते हैं मल्टी एसेट की, कि मान लीजिए बहुत सारे इक्विटी फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो एक मल्टी एसेट भी होना इक्वली ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड की जो रैली आती है, मैं कल मेरे कोलीग से पूछ रही थी कि तुम्हारी शादी 1.5 साल पहले हुई थी तो गोल्ड का रेट क्या था, तो वो कह रहे थे उनकी शादी हुई तब 55,000 गोल्ड रेट था 1.5 साल पहले और आज 1 लाख रुपया है। तो अगर आपने मल्टी एसेट फंड अपने पोर्टफोलियो में लिया हुआ है तो आपको वो गोल्ड अप्रिसिएशन आपके पोर्टफोलियो में दिख जाती है। इसलिए 10% जो हम गोल्ड कहते हैं, आप उस गोल्ड की जगह आप मल्टी एसेट एलोकेशन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है मैम।